हेलो एवरीवन। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन, बायोसिंथेसिस, उनसे रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, और कुछ सिंपल चीज़ें मैं पहले आपको समझा देता हूँ इस टॉपिक के अंदर। देखो, सेल के अंदर अमाइनो एसिड के स्टोरेज के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। जैसे सेल है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में किसी स्पेसिफिक टिश्यू में स्टोर करके रखती है या फैटी एसिड बना के रख लेती है, पर अमाइनो एसिड को ऐसे स्टोर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि देयर इज नो साइट फॉर अमाइनो एसिड स्टोरेज इन सेल। सेल के अंदर कभी भी अमाइनो एसिड को ऐसे स्टोर करके नहीं रखा जाता है, उनको काम में लिया जाता है लगातार। हो सकता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ रहे हो सकता है वो दूसरे मेटाबोलाइट्स बनाने के काम आ रहे हो सकता है कि वो किसी ना किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, बट कुल मिलाकर के उन्हें स्टोर करके नहीं रखा जाता। अब जो मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन प्रोटीन्स, प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। जो आपको फ्री अमाइनो एसिड्स दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली किसी ना किसी पर्पज के लिए फ्री है, वो स्टोर्ड फॉर्म में नहीं है। वो किसी ना किसी पर्पज, किसी ना किसी मैकेनिज्म के लिए वहां पर है। तो सेल के पास में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता है। अब सेल को जब अमाइनो एसिड की जरूरत होती है तो सेल प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करती है। उस प्रोटीन ब्रेकडाउन से बहुत ज्यादा नंबर में अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। फिर उन्हीं अमाइनो एसिड्स को सेल यूज कर लेती है जैसे भी उसे यूज करना होता है। तो हम अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से पहले एक बार प्रोटीन डिग्रेडेशन की बात करते हैं। प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे किया जाता है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। कैसे यूबिक्विटीन ऐड किए जाते हैं प्रोटीन्स पे, कैसे उनको प्रोटियोजोम में भेजा जाता है, ये प्रोटियोजोम क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं आपको। तो आप ये समझिए कि प्रोटीन डिग्रेडेशन कराना जरूरी है, तब हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे। फिर अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन, डीएमिनेशन, ऑक्सीडेशन जो कराना है वो करा लेंगे। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए उसकी एक हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये जो टेबल है वो आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलाने के लिए है। आपको एग्जाम के पर्पज से इसे रटने की जरूरत नहीं है। तो इस टेबल के अंदर कुछ सेलेक्टेड एंजाइम्स हैं जो रैट लीवर से लिए गए हैं, चूहे के लीवर से लिए गए हैं। इनकी हाफ लाइफ दे रखी है आवर्स के अंदर। तो इनमें से कुछ को तो डिफाइन किया गया है शॉर्ट लिव्ड एंजाइम्स, शॉर्ट लिव्ड है ये, और कुछ लॉन्ग लिव्ड होते हैं। जैसे ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज 0.2 आर की इसकी हाफ लाइफ होती है, 0.2 आर मतलब 3 मिनट के आसपास। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज 1 की, टायरोसिन एमिनो ट्रांसफरेज की, इन सब की दे रखी है हाफ लाइफ। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ें। फिर अपन बात करते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन के बारे में। देखो, प्रोटीन का डिग्रेडेशन दो तरीके से होता है, एक तो लाइसोसोम में और दूसरा प्रोटियोसोम में। अब लाइसोसोम में प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं, फिर आएंगे अपने प्रोटियोसोम वाले मेथड के ऊपर। तो मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिए उसको। आपको ये तो पता है कि लाइसोसोम के अंदर बहुत टाइप के हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम में लगभग 50 टाइप्स के हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स हैं।
50 टाइप के हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स। अब इन्हीं हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स में से कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटीएज। जो प्रोटीन को तोड़ते हैं वो प्रोटीएज कहलाते हैं। प्रोटीएज का ही दूसरा नाम है, प्रोटीएजेस आर आल्सो known as cathepsins। कैथेप्सिन्स, जो प्रोटीएज होते हैं प्रोटीन को तोड़ते हैं, उन्हें कैथेप्सिन्स कहते हैं। हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो लाइसोसोम के हैं, ये आपको पता है एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, वर्क एट एसिडिक पीएच। तो लाइसोसोम के जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर वी टाइप एटीपीएज होता है। वो वी टाइप एटीपीएज लाइसोसोम के अंदर प्रोटॉन्स को एक्यूमुलेट करता है, जिससे कि इसकी पीएच एसिडिक हो जाती है। एंड अराउंड 5 जब होती है तो ये एंजाइम्स अपना काम करते हैं। अब लाइसोसोम के पास में सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, कहां से आया ये प्रोटीन? सोर्स ऑफ प्रोटीन और लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम तोड़ देगा इसको, बट क्या सोर्स है इसका? तो भाई लाइसोसोम के पास में कुछ सोर्स है। जैसे पहला है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस पता होनी चाहिए कि सेल के बाहर का कोई ऐसा मटेरियल जो सेल को डाइजेस्ट करना है, तो सेल एक वेसिकल की फॉर्म में उसे अंदर ले लेती है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कभी कभी सेल के अंदर का ही कोई मटेरियल होता है जिसे डाइजेस्ट करना है, जो काम का नहीं है। इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी, अपने ही मटेरियल को डाइजेस्ट करना ऑटोफेगी कहलाता है। यह भी एक तरीका है। अब लाइसोसोम के पास में एक और तरीका है। उस तरीके के अंदर क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं, तो भूखे रहने की वजह से हमारे प्रोटीन्स के एंड टर्मिनस से अमाइनो एसिड्स कुछ टूट जाते हैं और दूसरे अमाइनो एसिड्स एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसा होने के कारण उन प्रोटीन्स को टारगेट कर दिया जाता है लाइसोसोम के अंदर, और फिर वो लाइसोसोम में टूट जाते हैं। तीसरा तरीका समझना आप, एक सिलेक्टिव पाथवे है। सेलेक्टिव पाथवे, इस पाथवे का काम कब आता है? जब बहुत लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं। देखो, यदि प्रोलॉन्ग्ड फास्ट कंडीशन है, प्रोलॉन्ग्ड फास्ट कंडीशन, तो इस कंडीशन के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स का जो एंड टर्मिनस है उसके ऊपर सीक्वेंस होना चाहिए लाइसिन, फिनाइल एलानिन, ग्लूटामेट, आर्जिनिन एंड ग्लूटामीन, KFERQ। जिन प्रोटीन के ऊपर ऐसा सीक्वेंस होता है, दीज प्रोटीन्स आर टारगेटेड इनटू लाइसोसोम। ये टारगेट हो जाते हैं लाइसोसोम के अंदर एंड देन इनको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो लाइसोसोम के पास में एंजाइम्स है कैथेप्सिन्स, जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेंगे, और ये प्रोटीन को तोड़ेंगे एसिडिक पीएच के ऊपर।
तीन तरीके के प्रोटीन्स आ जाते हैं सेल के पास में, एक तो सेल के बाहर के, एक सेल के अंदर के ही जिनको पर्पसफुली तोड़ा जाता है, और तीसरा जब हम भूखे रहते हैं काफी समय तक तब ऐसे प्रोटीन जिनके एन टर्मिनस की तरफ KFERQ सीक्वेंस होता है उनको लाइसोसोम में भेज दिया जाता है टूटने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूबिक्विटीन मार्कर प्रोटीन फॉर डिग्रेडेशन। अब यूबिक्विटीन मार्कर प्रोटीन का मतलब क्या है? ऐसे प्रोटीन्स जिनको तोड़ना है उनके ऊपर यूबिक्विटीन नाम का छोटा सा प्रोटीन जोड़ दिया जाता है। 4 से लेके 50 यूबिक्विटीन जोड़ दिए जाते हैं और फिर वो प्रोटीन प्रोटियोजोम में जाता है, टूट जाता है। मैं भी सारी चीजें बताता हूं आपको, सुनते जाओ ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहले यूबिक्विटीन का इंट्रोडक्शन देखो। यूबिक्विटीन क्या है? यूबिक्विटीन खुद भी एक छोटा सा 76 अमाइनो एसिड का मोनोमेरिक प्रोटीन है। ठीक है, ये खुद भी एक प्रोटीन होता है और ये जो प्रोटीन है वो हाईली कंजर्व्ड है। प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाता है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है, उसको तोड़ना है। ये कोई टारगेट प्रोटीन है और इस प्रोटीन को तोड़ना है। ठीक है जी, तोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब इस प्रोटीन के सी टर्मिनस के साथ जो लाइसिन अमाइनो एसिड होगा, लाइसिन, उस अमाइनो एसिड के साथ यूबिक्विटीन खुद जुड़ जाएगा और ये जो बॉन्ड बनेगा लाइसिन और यूबिक्विटीन के बीच, इसको बोलते हैं आइसोपेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड है आइसोपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, एक यूबिक्विटीन जुड़ने से काम नहीं होता है, इसके साथ कम से कम 4 यूबिक्विटीन तो जुड़ने ही चाहिए और 50 तक यूबिक्विटीन जुड़ सकते हैं। ये सारे बॉन्ड है वो आइसोपेप्टाइड बॉन्ड है। यूबिक्विटीन का जो सी टर्मिनस है उसमें लाइसिन अमाइनो एसिड है, उसके साथ अगला यूबिक्विटीन जुड़ेगा, फिर अगले का लाइसिन है, उसके साथ अगला यूबिक्विटीन जुड़ेगा। तो ऐसे सभी यूबिक्विटीन के सी टर्मिनस के लाइसिन के साथ में अगला 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 यूबिक्विटीन जुड़ता जाता है, आइसोपेप्टाइड बॉन्ड्स बनते जाते हैं। ऐसा हो गया। अब इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को एटीपी डिपेंडेंट मैनर में प्रोटियोसोम में भेजा जाएगा और प्रोटियोसोम के अंदर जाके वो प्रोटीन डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब ये प्रोटियोसोम क्या है वो भी मैं आपको पक्का बताऊंगा, सारी चीजें आपको आराम से समझाऊंगा, आप टेंशन ही मत लेना। यहाँ पे जो यूबिक्विटीन वाली कहानी है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर 3 एंजाइम का काम है। पहले एंजाइम का नाम है यूबिक्विटीन एक्टिवेटिंग एंजाइम। जैसे मैं समझा रहा हूं आप वैसे समझे, आपको आसानी रहेगी। इसको सीधे सीधे डायग्राम को देख के कंफ्यूज मत होना। एंजाइम नंबर 2 जो है उसे कहते हैं यूबिक्विटीन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम E2, और जो थर्ड एंजाइम है इसे कहते हैं यूबिक्विटीन प्रोटीन लाइगेज। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास में एक यूबिक्विटीन है। इस यूबिक्विटीन को E1 एंजाइम अपने खुद के सिस्टीन अमाइनो एसिड के, ये जो SH है ना वो सिस्टीन का है, अपने खुद के सिस्टीन अमाइनो एसिड के ऊपर जोड़ लेता है। सपोज करो कि जैसे लेट सपोज मेरा हाथ है, ये है E1 एंजाइम और E1 एंजाइम का ये सिस्टीन है और इस सिस्टीन का ये जो पार्ट है ये SH है, ये है यूबिक्विटीन। तो ये E1 एंजाइम क्या करेगा, यूबिक्विटीन को अपने ऊपर जोड़ लेगा, यूबिक्विटीन को अपने ऊपर जोड़ लेगा।
ठीक है। अब दूसरा एंजाइम आएगा, दूसरा एंजाइम क्या करेगा, पहले एंजाइम को तो हटा देगा और खुद उसी सिस्टीन के साथ में इस यूबिक्विटीन के साथ जुड़ जाएगा। फिर तीसरा एंजाइम आएगा, तीसरा एंजाइम दूसरे को हटा देगा और यूबिक्विटीन के ऊपर या यूबिक्विटीन को प्रोटीन पे जोड़ देगा जिसको तोड़ना है उसके ऊपर। आराम से समझो। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूबिक्विटीन है, 76 अमाइनो एसिड का प्रोटीन है ये। इवन एंजाइम यानी यूबिक्विटीन एक्टिवेटिंग एंजाइम अपने सिस्टीन के ऊपर एटीपी की मदद से इसको जोड़ लेता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम यूबिक्विटीन कॉम्प्लेक्स। अब E2 आता है, सेकेंड एंजाइम, उसके पास भी सिस्टीन है, उसका भी एसएच ग्रुप है। सेकेंड एंजाइम क्या करता है, फर्स्ट एंजाइम को तो निकाल देता है और फर्स्ट एंजाइम की जगह पे खुद आ जाता है। मतलब फर्स्ट एंजाइम पे जो यूबिक्विटीन था उसको अपने ऊपर ले लेता है। अब आता है थर्ड का। थर्ड एंजाइम क्या करता है, जो प्रोटीन को तोड़ना है, टारगेट प्रोटीन है, उस टारगेट प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटीन को तो जोड़ देता है और E2 को भी फ्री कर देता है। एंजाइम 1, एंजाइम 2 एंड एंजाइम 3 तीनों फ्री हो जाते हैं और यूबिक्विटीन किस पे जुड़ जाता है, ये जुड़ जाएगा इस टारगेट प्रोटीन पे। अगली साइकिल में अब अगला यूबिक्विटीन E1 पे जुड़ेगा, फिर E2 पे जुड़ेगा, फिर E3 क्या करेगा, उसे पहले वाले यूबिक्विटीन पे जोड़ देगा, फिर तीसरा यूबिक्विटीन आएगा उसको दूसरे वाले पे जुड़वा देगा वो। ऐसे करके ये साइकिल चलती जाती है। इतनी सी इसकी बात है बस। तो ये हमारे पास में हो गई कहानी किसकी, इस यूबिक्विटीन मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन की। अभी तो प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटीन जुड़ा है, अपन प्रोटियोसोम में लेके जाएंगे इसको, ध्यान से सुनो आप बात। एक यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूं थोड़ा सा। ये जो थर्ड एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये एंजाइम दो टाइप की फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। यानी E3 एंजाइम की दो फैमिलीज होती है, टू फैमिलीज, टू फैमिलीज। एक फैमिली है, इसका नाम है HECT फैमिली, HECT फैमिली। इसकी फुल फॉर्म है होमोलोगस टू E6AP C टर्मिनस। तो इनके सी टर्मिनस के ऊपर एक स्पेशल टाइप का डोमेन होता है जो होमोलोगस होता है E6AP के, तो इसका नाम रख दिया ऐसा। दूसरी जो फैमिली है उसे कहते हैं रिंग फिंगर फैमिली। इस फैमिली का नाम है रिंग फिंगर फैमिली। अब इसमें फिंगर लाइक डोमेन होता है, तो इसे हम रिंग फिंगर फैमिली के नाम से जानते हैं। ये दो अपने पास में यहाँ पे प्रोटीन्स की फैमिली है थर्ड वाले एंजाइम के लिए, बस इतना सा याद रखना और कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट, यूबिक्विटीन सिस्टम कैसे काम करता है, उसके दो तरीके हैं। एक तो है हाउसकीपिंग और एक है रेगुलेटरी। हाउसकीपिंग का मतलब है कि हमेशा ये यूबिक्विटीन्स एक्टिव रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। रेगुलेटरी का मतलब होता है जरूरत के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कि जब जरूरत आई तो काम कर लिया, नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इस रेगुलेशन फंक्शन के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसे कहते हैं एन एंड रूल। एन एंड रूल, एन टर्मिनस के ऊपर यदि कुछ अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो इसे डिग्रेडेशन के लिए कंसीडर किया जाए। दो ऑप्शंस है यहाँ पे। पहला ऑप्शन, इफ एस्पार्टेट, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन and phenylalanine are present
एट एन टर्मिनस, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की हाफ लाइफ 2 से 3 मिनट है। हाफ लाइफ ऑफ प्रोटीन इज 2 to 3 मिनट्स, यानी कि इसको जल्दी से डिग्रेड कर दिया जाएगा। इस एन एंड रूल के अकॉर्डिंग यदि एन टर्मिनस के ऊपर दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे एलानिन है, ग्लाइसिन है, मैथियोनिन है, सेरिन है, थ्रियोनिन है एंड वेलिन है, कहां पर? एट एन टर्मिनस। क्या समझा जाए? तो समझा जाएगा कि हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ है मोर देन 10 hours in prokaryotes and more than 20 hours in यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट के अंदर हाफ लाइफ है वो 20 आवर से ज़्यादा की है और प्रोकैरियोट में 10 आवर से ज़्यादा की हाफ लाइफ बची है। यदि ऐसा कोई सीक्वेंस, मतलब ऐसे कोई अमाइनो एसिड्स आते, ये सीक्वेंस नहीं है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स यदि एन टर्मिनस के ऊपर होते हैं तो इनका मीनिंग ये निकलता है सेल के। एक और चीज बताता हूं मैं, यदि प्रोटीन के अंदर इफ प्रोटीन हैज प्रोलीन, ग्लूटामेट, सेरीन, थ्रियोनिन, ये 4 अमाइनो एसिड है, इनको बोलते हैं PEST, रिच सेगमेंट्स। यदि ऐसा पेस्ट डोमेन आता है प्रोटीन में, जगह जगह पे PEST अमाइनो एसिड्स रिपीट होते हैं, तो इसका मतलब होता है ये प्रोटीन को डिग्रेड किया जाएगा, टू बी डिग्रेडेड, टू बी डिग्रेडेड। इस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाता। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं कि प्रोटीन को कब डिग्रेड किया जाएगा, कैसे डिग्रेड किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं प्रोटियोजोम के बारे में। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको। इस पिक्चर के अंदर क्या चीजें हैं मैं समझाता हूँ। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोटियोजोम होता है वो आखिर क्या है? प्रोटियोजोम क्या होता है? प्रोटियोजोम एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट्स हैं। पहला तो सेंट्रल पार्ट है। ये जो सेंट्रल पार्ट है ये है 20S प्रोटियोजोम, मेन तो यही है। और ये पार्ट जो है वो बैरल टाइप का है। बैरल टाइप यानी कि ये पाइप के जैसा है, छोटा सा पाइप का टुकड़ा होता है ना, वैसा सा है ये। इसके दोनों तरफ 90S की कैप लगी होती है। अब ये 90S की कैप क्या है? ये भी प्रोटीन्स है। और जो 20S प्रोटियोजोम है वो भी प्रोटीन है। जो प्रोटीन पे यूबिक्विटीन लगे थे ना, उन प्रोटीन को 90S कैप क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज यूबिक्विटीन लिंक्ड प्रोटीन्स। जिन पे यूबिक्विटीन लगा है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम ये करती है। और प्रोटियोजोम जो पूरा है वो बहुत सारे प्रोटीन्स का बना होता है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस चलेगी यहाँ पे
प्रोटीन्स को तोड़ने की, एटीपी डिपेंडेंट। जिस प्रोटीन को तोड़ना है उस प्रोटीन को कैप है वो अंदर अलाउ करेगी, और यहां पर प्रोटीन है उसको तोड़ दिया जाएगा पूरा अमाइनो एसिड्स, और दूसरी साइड से इसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये छोटी सी प्रोसेस होती है प्रोटीन को तोड़ने के लिए। अब ये जो प्रोटियोजोम है, इस प्रोटियोजोम की खुद की स्ट्रक्चर समझिए। जो 20S का जो प्रोटियोजोम है, बीच वाला पार्ट, इसके अंदर टोटल 28 प्रोटीन्स है, और ये 4 रिंग्स में प्रेजेंट है, और हर रिंग के अंदर 7 सब यूनिट्स है, 7 सब यूनिट्स इन ईच रिंग। हर रिंग के अंदर 7 गिन लीजिए आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये एक रिंग हो गई, उसके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी। इस रिंग के अंदर स्पेसिफिकली तोड़ा जाएगा किसको? प्रोटीन को। तो ये प्रोटीन के डिग्रेडेशन के बारे में छोटी सी जानकारी आपके लिए। अब अपन बात करते हैं अमाइनो एसिड के डीएमिनेशन की। अभी तक के केस में प्रोटीन टूट चुका है, और प्रोटीन के टूटने से अमाइनो एसिड फ्री हो गए हैं। अब आगे उन अमाइनो एसिड के साथ में क्या किया जाना चाहिए या क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। एक सिंपल सा अमाइनो एसिड है, कोई भी XYZ, उसके एमिनो ग्रुप को निकाला जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, ठीक है। एमिनो ग्रुप निकल गया। एमिनो ग्रुप निकलने के बाद पीछे जो बचा वो बचेगा ऐसे कार्बन स्केलेटन। ये जो कार्बन स्केलेटन है इसे कहेंगे अल्फा कीटो एसिड, क्योंकि अल्फा पोजीशन के ऊपर अब कीटो ग्रुप रह गया, अल्फा कीटो एसिड है। इस अल्फा कीटो एसिड को या तो डीकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा। या इस कार्बन स्केलेटन से ग्लूकोज बना सकते हैं, एसिटल कोएंजाइम बना सकते हैं, कीटोन बॉडीज बना सकते हैं। वो तो बाद की बात है, और सेल की डिमांड क्या है उसकी बात है। हमें तो सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक अमाइनो एसिड के साथ। डीएमिनेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप। अगर एमिनो ग्रुप का रिमूवल नहीं करना है तो एक प्रोसेस और की जा सकती है, हेडिंग डाल लेना, ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन। आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्चुअल चीज भी समझ लोगे तो ठीक है। स्ट्रक्चर तो इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने मेंशन कर ली है यहाँ पे, बाकी आपको ये समझने की जरूरत नहीं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो। ट्रांस एमिनेशन का मतलब क्या? ट्रांस का मतलब डिफरेंट, एमिनेशन का मतलब एमिनो ग्रुप को जोड़ना, यानी एक अमाइनो एसिड के एमिनो ग्रुप को दूसरे अमाइनो एसिड पे जोड़ देना, वही कहलाता है ट्रांस एमिनेशन। एक का एमिनो ग्रुप है वो दूसरे के ऊपर जोड़ दो। तो जैसे हमारे पास में एक डोनर एमिनो एसिड है और ये एक एक्सेप्टर कीटो एसिड है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इज द मोस्ट कॉमन एमिनो एक्सेप्टर। मोस्ट कॉमन एमिनो एक्सेप्टर है ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। तो आप ध्यान से समझो, जो डोनर अमीनो एसिड है ना, उसका अमीनो ग्रुप इस कीटो एसिड के कीटो पोजीशन पे लगाना है। देखो आ गया यहाँ पे, ये यहाँ आ गया। जैसे ही एमिनो ग्रुप निकलता है उस पोजीशन के ऊपर कीटो ग्रुप आ जाता है।
तो जो अमीनो एसिड है वो तो बन जाता है कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड ऑब्वियसली, और जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होगा वो ग्लूटामेट बन जाएगा। अब इस ग्लूटामेट के साथ में क्या करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। इस प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम काम आता है, उस एंजाइम का नाम है ट्रांस एमिनेज। अब उसके नाम अलग अलग तरीके से बन जाते हैं भाई, वो कौन से अमाइनो एसिड का कौन से कीटो ग्रुप के ऊपर कीटो एसिड पे ट्रांसफर कर रहा है उसके हिसाब से। कॉमनली अपन बोल सकते हैं ट्रांस एमिनेज एंजाइम। ये एंजाइम काम करता है इस प्रोसेस के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये। इस एंजाइम के बारे में भी दो पॉइंट याद कर लो। ये एंजाइम क्या करता है, पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट यानी पीएलपी को एज को फैक्टर यूज करता है, को फैक्टर। हमने पीएलपी की बात एंजाइम वाले चैप्टर में कर रखी है जब को फैक्टर पढ़ाया था, पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट। ये जो पीएलपी है ये कहां से बनता है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन B6। ये विटामिन B6 से मिलेगा पीएलपी, तो ये भी थोड़ा सा याद कर ले। अब अभी अभी जो ग्लूटामेट बना है, ये ग्लूटामेट वो अमीनो ग्रुप जो उसको अमीनो एसिड से मिला था वो किसी दूसरे ऑक्जेलो एसीटेट या दूसरे एसिड कीटो एसिड को दे सकता है। यहां पर भी एंजाइम काम आएगा ट्रांस एमिनेज, ट्रांस एमिनेज। और क्या होगा, जो ग्लूटामेट है वो वापस बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो एस्पार्टेट बन जाएगा। अब ये जो एस्पार्टेट है उसका क्या करना है, अलग कहानी होती है। तो ये हुआ अपने पास में ट्रांस एमिनेशन। डीएमिनेशन कर सकते हैं अमीनो एसिड का, ट्रांस एमिनेशन भी कर सकते हैं। आपको एक चीज बताता हूं, मेडिकल जो है उसकी यूटिलिटी की है, एग्जाम में भी आती है। जो ट्रांस एमिनेज होते हैं ना, ऐसे एंजाइम जो एक का एमिनो ग्रुप दूसरे पे जोड़ते हैं, उनको हम कई टाइप की डिजीज को फाइंड आउट करने में यूज में ले सकते हैं। ट्रांस एमिनेजेस आर यूज्ड इन मेडिकल, या मेडिकल यूजेज ऑफ ट्रांस एमिनेजेस क्या है, देखो आपको एक एंजाइम का नाम बताता हूं। ये एंजाइम है SGOT। SGOT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज। ये है इस एंजाइम का फुल फॉर्म। इसी एंजाइम का दूसरा नाम है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, क्योंकि इससे एस्पार्टेट बनेगा, एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज। इसे कहते हैं AST। ठीक है, ये लीवर में पाया जाता है, मसल्स में भी पाया जाता है, लेकिन ब्लड में नहीं पाया जाता है। अब यदि किसी इंसान को लीवर डैमेज हो जाए तो उसका ये ट्रांसएमिनेज एंजाइम ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड टेस्ट में एक टेस्ट होता है SGOT का। अगर उस टेस्ट में SGOT पॉजिटिव आ रहा है और उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करके बताएंगे कि लीवर को कितना डैमेज हुआ है। ऐसे ही एक और एंजाइम है जिसका नाम है SGPT। SGPT का नाम है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज।
पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। इससे एलानिन बन जाता है, पायरुवेट एलानिन बन जाता है, इसलिए इसको एलानिन ट्रांसएमिनेज भी बोलते हैं। एलानिन ट्रांसएमिनेज, ALT बोलेंगे शॉर्ट में इसको, और उसको AST बोल देते हैं। ये दोनों ही एंजाइम्स ब्लड के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो इफ दे कम इनटू ब्लड, इसका मतलब होता है लीवर डैमेज हुआ होगा, मसल्स डैमेज हुई होगी, इवन हार्ट अटैक भी हुआ होगा। मतलब हार्ट अटैक के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांस एमिनेज का मेडिकल सिग्निफिकेंस। अब जो ग्लूटामेट बना है, उस ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी हो सकता है, उस ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी हो सकता है। कैसे देखो, ये है ग्लूटामेट, और इस ग्लूटामेट के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, GDH। GDH की फुल फॉर्म क्या है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? इसका डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, यानी इससे प्रोटॉन हटाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हटाएगा, तो ये बनेगा अल्फा इम्यूनोग्लूट्रेट। एक बार इंटरमीडिएट बनता है, शॉर्ट लिव्ड होता है ये, शॉर्ट लिव्ड, थोड़े से समय के लिए, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। ये कहाँ आ गया? देखो, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन गया। ठीक है, समझ में आई ये कहानी आपको? अब मैं इस GDH कॉम्प्लेक्स की या GDH एंजाइम की एक वेरी वेरी खास बात बताता हूँ, और वो खास बात क्या है? ये एक अकेला ओनली ऐसा एंजाइम है जो NAD के साथ भी काम कर सकता है और NADP के साथ भी काम कर सकता है। कुछ एंजाइम्स, मतलब कई एंजाइम्स ऐसे हैं जो केवल NADH से इलेक्ट्रॉन लेंगे या NAD को इलेक्ट्रॉन देंगे। कई दूसरे ऐसे हैं जो NADPH से इलेक्ट्रॉन लेंगे या NADP को देंगे, बट ये दोनों के साथ कर सकता है काम। So it is the only enzyme that can work with both NAD plus और NADP plus। तो ये हो गई एक खास बात इस एंजाइम के बारे में जो बाकी एंजाइम्स में नहीं है। तो ये ग्लूटामेट का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे डीएमिनेशन भी हुआ। नेक्स्ट टू दिस बात करते हैं यूरिया साइकिल के बारे में। यूरिया साइकिल है वो कैसे काम करती है? देखो, एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल है उसको 3 तरीके से रिमूव किया जा सकता है। एक तरीका है अमोनिया की फॉर्म में। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक, तो इसको बॉडी में जितनी जल्दी बन जाए उतनी जल्दी निकाल देना चाहिए। ऐसा काम करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। अब देखो, अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन है, इससे थोड़ा सा लेस टॉक्सिक यूरिया होता है, जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिलीज करते हैं। यूरिया के अंदर 2 नाइट्रोजन आ गई, और एक तरीके से नॉन टॉक्सिक फॉर्म होती है यूरिक एसिड, जो कि डेजर्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स या फिर बर्ड्स हैं,
वो यूज करते हैं इसको मतलब वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये तो बात हो गई कौन सा वेस्ट मटेरियल है, खैर इसका यहाँ पर वैसे कोई लेना देना नहीं है, एक जनरल इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ आपको। अमोनिया को हटाने के लिए मतलब अमोनिया रिलीज करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए बॉडी के अंदर से। यूरिया के अंदर कम पानी चाहिए, और जो यूरिक एसिड है उसमें तो बहुत कम पानी चाहिए। तो बर्ड्स वगैरह हैं वो बहुत कम पानी को यूज करके यूरिक एसिड रिलीज कर देते हैं। ये तो हो गई बात इन जनरल। अब हम यूरिया साइकिल के ऊपर आते हैं प्रॉपर। तो ये देखो यूरिया साइकिल दे रखी है, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं और जैसे मैं समझा रहा हूं उतना समझ लो, खाली पूरी के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, यूरिया साइकिल कहां चलती है? तो इसकी जो साइट है वो है लीवर, लीवर में चलती है ये। दूसरा पॉइंट, इसकी डिस्कवरी किसने करी? डिस्कवर्ड बाय, तो डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब एंड कर्ट हैंसेन हैंसेलिट, इन्होंने करी थी 1932 के अंदर। हैंस क्रैब वही हैं जिन्होंने क्रैब साइकिल डिस्कवर करी है, पर उन्होंने क्रैब साइकिल से भी पहले यूरिया साइकिल डिस्कवर करी है। इस साइकिल के हर स्टेप की डिटेल्ड स्टडी अलग एक साइंटिस्ट है उन्होंने करी है, और ऐसे लिख सकते हैं स्टेप्स डिस्क्राइब्ड बाय सारा रेटनर एंड फिलिप कोहेन। चलो ये वाला नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप ऊपर के तो दो तीन बातें याद रखें। इस साइकिल के अंदर 5 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, 5 एंजाइम्स, बस ये भी याद रखें। अब आ जाओ आपको क्या क्या याद रखना है उसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरिया साइकिल है वो स्टार्ट होने वाली है ग्लूटामेट से। ये ग्लूटामेट है, इस ग्लूटामेट के ऊपर वही ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, और ऐसा करने से ग्लूटामेट से उसका अमीनो ग्रुप एज अमोनिया निकल जाए, और बचा हुआ पार्ट है वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन के निकल जाएगा। इस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को कोई भी अमाइनो एसिड अपना एमिनो ग्रुप देगा, ट्रांस एमिनेज एंजाइम, तो अमाइनो एसिड तो बन जाएगा कीटो एसिड, और ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट वापस ग्लूटामेट बन जाएगा। हमको क्या मतलब है, एक ग्लूटामेट है, उस ग्लूटामेट का अमीनो ग्रुप निकाला, अमीनो ग्रुप निकलता है अमोनिया के रूप में, अमोनिया आ गई। अब इस अमोनिया के ऊपर बाई कार्बोनेट आयन और 2 एटीपी का खर्चा करके फर्स्ट एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज, ये एंजाइम काम करेगा, तो एक कंपाउंड बनता है कार्बोमोइल फॉस्फेट। पहला एंजाइम ने काम कर दिया है अपना, और पहले एंजाइम ने काम किया तो ये फर्स्ट बन गया कार्बोमोइल फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे 3 अलग अलग कलर से लिखा है, अमोनिया को ग्रीन कलर से, बाइकार्बोनेट को ब्लू कलर से, और एटीपी को ब्लैक कलर से। तो जो कार्बोमोइल फॉस्फेट है उसमें अमोनिया, बाइकार्बोनेट का कार्बन और फॉस्फेट एटीपी का वो भी है। नाउ ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है यहाँ कार्बोमोइल फॉस्फेट, इस पे एंजाइम नंबर 2 काम करता है, इसका नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, इसका मतलब इसका जो कार्बोमाइल ग्रुप है वो कार्बोमाइल ग्रुप इसको ट्रांसफर करना है, फॉस्फेट हटानी है इसमें से,
और ये फॉस्फेट हटेगी तो ये बन जाएगा, मतलब ऑर्निथिन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ऑर्निथिन और कार्बोमाइल ग्रुप सिट्रुलिन बना लेंगे। जैसे एसिटल को एंजाइम में आता है और वो एसिटल को एंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट के ऊपर जुड़ के सिट्रेट बनता है क्रेब्स साइकिल में, वैसे ये हो रहा है। ऑर्निथिन के ऊपर कार्बोमिल ग्रुप जुड़ेगा तो सिट्रुलिन बन जाएगा। अब सिट्रुलिन पे तीसरा एंजाइम काम करता है, तीसरे एंजाइम का नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ये सिंथेटेज है इसलिए एटीपी यूज करता है, ये सिंथेटेज है इसलिए ये एटीपी यूज करता है। अब आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज क्या करेगा, सिट्रुलिन को कन्वर्ट करेगा आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दे रखी है, वो देख लो, याद मत करना, उलझने की जरूरत नहीं है। आर्जिनोसक्सिनेट के ऊपर चौथा एंजाइम काम करेगा आर्जिनोसक्सिनेज, इसको तोड़ देगा। इसको तोड़ेगा तो आर्जिनिन अलग होगा और फ्यूमरेट अलग होगा। अब फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट से वापस जो है वो कोई ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकती है, कुछ भी काम में ले वो अलग बात है। आर्जिनेज ने तोड़ दिया आर्जिनोसक्सिनेज को तो आर्जिनिन बना। आर्जिनिन पे फिफ्थ एंजाइम काम करता है आर्जिनेज, और आर्जिनेज क्या करता है, आर्जिनिन से यूरिया निकाल देता है और बचा हुआ पार्ट ऑर्निथिन कहलाता है। ये साइकिल है, बिल्कुल ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। देखो वापस से रिवाइज कराता हूं, ग्लूटामेट का अमीनो ग्रुप निकालो, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज निकाल देगा, उस अमीनो ग्रुप को अमोनिया की फॉर्म में आएगा, वो उस अमीनो ग्रुप को अमोनिया की फॉर्म में आया है, उस पे बाइकार्बोनेट जोड़ो, 2 एटीपी जोड़ो, पहला एंजाइम लगाओ तो कार्बोमिल फॉस्फेट बनेगा। कार्बोमिल फॉस्फेट में से फॉस्फेट को हटा दो और जो कार्बोमिल ग्रुप है उसको ऑर्निथिन पे जोड़ दो, बस सिट्रुलिन बन जाएगा। अब सिट्रुलिन है उसको आर्जिनोसक्सिनल कोएंजाइम ए जो है, सॉरी आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट कर देगा। आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनोसक्सिनेज तोड़ेगा तो आर्जिनिन बनेगा, आर्जिनिन को आर्जिनेज तोड़ेगा यूरिया बनेगी। 5 एंजाइम काम आ जाएंगे। ये डिस्कवरी किसने करी, साइट क्या है, बस इतना सा याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेगुलेशन की। यूरिया साइकिल की खास बात है कि इसका हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी के आधार पे रेगुलेट होता है। कैसे, जैसे जो फर्स्ट एंजाइम है कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेज, इसका सबस्ट्रेट कौन है, इसका सबस्ट्रेट है ये अमोनिया। अमोनिया कहां से आई, ग्लूटामेट से। जितना ज्यादा ग्लूटामेट होगा उतनी ज्यादा अमोनिया होगी, उतना ज्यादा ये एंजाइम काम करेगा। फिर दूसरा एंजाइम देखो कौन सा है, ये वाला, इसका सबस्ट्रेट कौन है, सिट्रुलिन। जितना ज्यादा सिट्रुलिन होगा उतना ज्यादा दूसरा एंजाइम काम करेगा। तो यहां हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो एक चीज याद रखना, कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज is activated by N-acetyl glutamate, N-acetyl ग्लूटामेट, एन एसिटल ग्लूमेट की मदद से ये एंजाइम एक्टिवेट होता रहता है। फिर उसके बाद में एक सिंपल सी चीज समझो कि ग्लूटामेट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो एंजाइम 1 है उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो अगला सबस्ट्रेट ज्यादा बढ़ेगा।
अगला एंजाइम ज्यादा एक्टिव होगा, फिर उसका अगला सबस्ट्रेट, ऐसे कुल मिलाकर के यूरिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एंड देन यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये हुआ अपने पास में यूरिया साइकिल के बारे में। अब यूरिया साइकिल में यदि कुछ डिफेक्ट आ जाए तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है और कौन सा डिफेक्ट है। जैसे हाइपर एमोनेमिया टाइप 1, इसमें एंजाइम 1 है वो डिफेक्टिव होता है। दूसरा है हाइपर एमोनेमिया टाइप 2, इसमें ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज ये सेकंड एंजाइम। ऐसे सिट्रुलिनेमिया, इसमें आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज और ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिडियूरिया डिजीज हो जाती है, और ये हाइपर आर्जिनेमिया ये आर्जिनेज की वजह से। तो हर एक एंजाइम के रिलेटेड एक डिजीज भी है यहाँ पर। तो ये यूरिया साइकिल के बारे में आपको याद रखना। देन बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन करना है तो कैसे कैसे पॉसिबल है। ये जो डायग्राम दे रखा है ना, आपको इसमें से खाली काम की चीज ही याद करनी है और अपनी नोटबुक में उतारनी है। ये पूरा साइकिल मत उतारना। देखो ये जितनी भी फोटोज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना, आप मेरे को या तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, मैं आपको वहां भेज दूंगा, या आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैसेज कर देना, मैं आपको वहां इजीली भेज दूंगा। ऐप के अंदर मैसेज भेजने में दिक्कत होती है, उससे इजी व्हाट्सएप या अपना टेलीग्राम रहेगा, उसमें मैं आपको ये सारे फोटोज दे दूंगा, तो आप वैसे याद कर लेना। देखो आपको क्या क्या याद करना है। सबसे पहले 6 अमाइनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। जब ये टूटते हैं तो पाइरुवेट बनता है। अब पाइरुवेट का आगे क्या हो सकता है वो यहाँ का पार्ट नहीं है, तो इसको आप छोड़ दो यहीं पे। पाइरुवेट बन गया मतलब एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये 6 अमाइनो एसिड यदि टूटेंगे तो पाइरुवेट बनेगा। आगे आ जाओ। यदि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन ये टूटते हैं तो एसिटल कोएंजाइम बनता है। उसके बाद ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन ये टूटते हैं तो एसिटो एसिटेट भी बन सकता है। आप देखो इसमें से कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी है जो कॉमन है, तो डिपेंड करता है वो कौन से पाथवे के अंदर टूट रहे हैं, उसके अनुसार प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर 5 अमाइनो एसिड है, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन ये टूटते हैं तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है। फिर आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन इनके टूटने से सक्सिनाइल को एंजाइम बनता है। एस्पार्टेट, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन के टूटने से फ्यूमरेट बनता है, और एस्पाराजिन एस्पार्टेट के टूटने से ऑक्जेलो एसीटेट भी बनता है। तो आपको ना ऐसे ही लिख करके याद करना है, ये साइकिल बनाने की जरूरत नहीं है, और वैसे पूरी लिखोगे तो साइकिल अपने आप बन सी जाएगी। तो एक तो हो गया ब्रेक डाउन। अब अपन बात करते हैं 3 स्पेशल अमाइनो एसिड की। 3 स्पेशल अमाइनो एसिड कौन से हैं? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है कि इनकी जो साइड चेन होती है वो भी ब्रांच्ड होती है, साइड चेन भी ब्रांच्ड है। इनका ब्रेकडाउन लीवर के अंदर नहीं हो सकता, लीवर के बाहर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंजाइम चाहिएगा वो एंजाइम लीवर के पास में नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स हैं 3, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वेलिन। ठीक है, इन तीनों के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, ट्रांस एमिनेज, और ये एंजाइम कहां कहां पर है?
मसल्स में है, ब्रेन में है, किडनी में है और एडिपोज में है। एंजाइम का नाम है ट्रांस एमिनेज, एब्सेंट इन लीवर। लीवर में एब्सेंट है ये। तो जब इन एंजाइम्स का ट्रांसएमिनेशन होगा तो इसकी वजह से ये तीनों के तीनों अपने अपने कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेस्पेक्टिव कीटो एसिड बन जाएगा। यानी आइसोल्यूसिन वाला कीटो एसिड अलग है, ल्यूसिन वाला अलग है या वेलिन वाला अलग है, रेस्पेक्टिव कीटो एसिड। क्लियर हुआ ये चीज आपको? फिर जो ये कीटो एसिड बना है, इस कीटो एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा। उस एंजाइम का नाम है द ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। द ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये है भाई, ये एंजाइम जब डिहाइड्रोजिनेशन करेगा तो इसके डिहाइड्रोजिनेशन से CO2 प्लस वाटर प्लस एसिटिल कोएंजाइम ये सब बन जाएगा और ये अमाइनो एसिड पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तो ये आपको इतना सा याद रखना है कि जो ब्रांच्ड चेन वाले अमीनो एसिड हैं उनको लीवर में नहीं तोड़ा जाता, लीवर के बाहर तोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस की बात। यहां टेबल के अंदर कुछ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स दे रखे हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। और ये नॉन इसेंशियल क्या है? जो बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जैसे आर्जिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है। ये सारे के सारे हमें प्लांट से लेने पड़ते हैं। माइक्रोब्स भी इनको बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। एनिमल्स के पास में बनाने के लिए इनका कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता है। जैसे देखो अमाइनो एसिड प्रिकर्सर जो एक्टिव कुछ फॉर्म्स बना लेते हैं, क्या क्या बना सकते हैं? जैसे टायरोसिन है, टायरोसिन के ऊपर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है तो ये डोपा बनता है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डोपा से मेलानिन भी बनता है जो पिगमेंट है स्किन के अंदर इकट्ठा होता है। और डोपा के ऊपर यदि ये डी कार्बोक्सिलेज काम करे तो इससे डोपामीन भी बन जाता है, डोपामीन भी बन जाएगा। डोपामीन नोर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और नोर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो साइकिल सा है वो आप जरूर से याद रखें, ऐसा भी पॉसिबल होता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो भी आर्जिनिन से बनती है। आर्जिनिन को कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोक्सी आर्जिनिन के अंदर और हाइड्रोक्सी आर्जिनिन से सिट्रुलिन बनती है, तो साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है वो भी बन जाती है। देन उसके बाद में ये कुछ डिजीजेज है जो मेडिकल कंडीशन है और ये अमाइनो एसिड के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से बनती है। ये टेबल है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से ज्यादातर चीजें हैं वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। जैसे एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म के अंदर डिफेक्टिव प्रोसेस कौन सी है? मेलानिन सिंथेसिस फ्रॉम टायरोसिन। और एंजाइम कौन सा है?
ये जो मोनोऑक्सीजिनेज जिसको टायरोजिनेज एंजाइम कहते हैं ना, ये वाला एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, ये टायरोजिनेज एंजाइम। तो मेलानिन नहीं बन पाएगा, एल्बिनिज्म हो जाएगा, स्किन के ऊपर वाइट वाइट कलर के दाग हो जाते हैं, वो वाली कंडीशन। ऐसे ही दूसरे देखो कुछ और, यहाँ पे एल कैप्टोन यूरिया, आर्जिनेमिया, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स है। फिनाइल कीटोन यूरिया, कुछ तो अपने डिसऑर्डर्स जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें आएंगे तो मैं आपको उसमें भी डेफिनेटली बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जहां कहीं पर भी आएंगे वहां मेंशन कर लेंगे। यहां पर हम इसलिए मेंशन ज्यादा डिटेल में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फिर ऑफ द टॉपिक हो जाएगी चीज। नेक्स्ट टेबल देखो, इसके अंदर आपको कुछ डिजीजेस सॉरी अमाइनो एसिड और उनके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन से क्या क्या बन सकता है, टायरोसिन से क्या क्या बन सकता है, ट्रिप्टोफैन से क्या क्या बन सकता है, मैथियोनिन से क्या क्या बन सकता है, ये सारे के सारे दे रखे हैं। जितने आपसे याद हो सके आप जरूर याद करने की कोशिश करें, और इनमें से बहुत सारी चीजें को रिलेट करती हैं, वो याद हो भी जाती है। जैसे ग्लाइसिन से हीम भी बनता है, प्यूरिन भी बनता है, बाइल एसिड भी बनता है। ये कहीं ना कहीं डिस्कस हो चुका होता है इन डिटेल, तो आप इसको पढ़े, ये आगे पीछे अपने सिलेबस के अंदर जरूर डिटेल में आएंगे, मैं आपको पक्का बताऊंगा। एक चीज जो छूट गई थी मुझसे, अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस के अंदर हमने कौन सा अमाइनो एसिड किससे बनता है वो नहीं लिख पाया, मैं स्लाइड भूल गया मैं ऐड करना, मैं आपको यहां बता देता हूं। तो यहाँ साइड के अंदर आप अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस देखो, कौन से कंपाउंड से क्या बन सकता है वो है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पाइरुवेट है, ऑक्जेलो एसीटेट है, ऑक्जेलो एसीटेट, और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, इन सब से बनते हैं एलानिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और ग्लूटामीन, ये याद करना। और जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट इज द प्रिकर्सर फॉर प्रोलीन, ऑर्निथिन, आर्जिनिन, ये यहां से बन जाते हैं। फिर उसके बाद में 3-फॉस्फोग्लिसरेट, चलो अगली स्लाइड में बता देता हूं। ये कुछ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, रह गए थे जो जो फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन में अगर डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से ये इतने सारे हो जाते हैं। सल्फर अमाइनो एसिड मीथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन के अंदर हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं। ग्लाइसिन के अंदर ये डिसऑर्डर है, ट्रिप्टोफान की वजह से ये हार्टनप डिजीज हो जाती है, ऐसे करके ये सारे हैं। अच्छा, एक और चीज जो बायोसिंथेसिस से रिलेटेड है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बनते हैं सेरीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ये बन जाएंगे। एंड एस्पार्टेट, एस्पार्टेट से बनेंगे लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन। और पाइरुवेट से ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन आ ही गया है। ओके, हाँ, फॉस्फोइनोल फॉस्फेट प्लस एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे।
फोस्फोइनोल पाइरुवेट और एरिथ्रोफॉस्फेट, इनसे एक पाथवे चलता है जिसका नाम है सिकिमेट पाथवे। और जो सिकिमेट पाथवे है उससे बनते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ये तीनों इसी से बनते हैं। हालांकि जो टायरोसिन है वो फिनाइल एलानिन के हाइड्रोक्सिलेशन से भी बन जाता है, पर ये मेनली इसी से बनते हैं। तो ये अपने को इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो चलो ये हुआ अपना अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में पूरी बातें। आपको क्या करना है, ये जो स्लाइड के ऊपर फोटोज वगैरह थी ना, टेबल्स वगैरह, वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। या तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज हाय हेलो कर देना, और नहीं तो फिर ये टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर हाय हेलो कर देना। चलो, थैंक यू।